हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, प्रतिदिन रात 9 बजे हमारी क्लास हो रही है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, CG टेट को लेकर कंबाइंड क्लासेस हम लोग यहाँ कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा बैच चल रहा है। तो बैच में हम लोग, आपको पता है कि एक एक टॉपिक वाइज हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। ये पूरे हमारा जो बैच हो 6-7 महीने तक लगभग चले, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक चलेगा। तो 3-4 बार सिलेबस कवर करने का हमारा टारगेट है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े होंगे तो हमारे बैच से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार स्टेटस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब क्लास में जुड़ पाए और मज़ा आए आपको भी टेस्ट दिलाने में। आज हम लोग पेडागॉजी का जो मैथ शिक्षण शास्त्र, गणित शिक्षण शास्त्र का जो जैसे व्यापक लेवल में क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के आज क्वेश्चन क्रमांक तीसरा करेंगे। 2 क्लास और हो चुकी है हम लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, और थ्योरी का क्लास तो बहुत सारा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर अगर आपके पास नहीं होगा तो ये नंबर है, नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज करके सेव करवा लीजिएगा। आपको स्टेटस दिखेगा, जो भी क्लास होते हैं वहाँ स्टेटस में भी डल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी रखिएगा। 75 83 86 44 61 ये हमारा नंबर है। ठीक है, तो जिन लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट डेट है 2 दिन और फीस, उसके बाद फीस बढ़ जाएगा। जो 699 आपका और 799 वाला जो ऑफ़र है वो हट जाएगा, फिर सीधा 999 वाला चलेगा एक बैच का। और अभी आप दोनों बैच लेते हो केवल 1299 में ऑफ़र वाला चल रहा है। तो देख लीजिएगा, जिन लोग नहीं जुड़ पाए हैं लास्ट मौका है, होली के बाद बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी 8 से 9 महीने बैच चलेगा, तो लंबा खिंचाएगा, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे ताकि 2-3 लोग जुड़ जाएँ जल्दी जल्दी। आप लोग शेयर कीजिए, कम से कम एक एक लोग 2-2 3-3 लोग को जोड़िए। हर लोग का आप लोग एक एक स्टेटस में शेयर कीजिए, ताकि 2-3 लोग कम से कम आपके थ्रू जुड़ते जाए। जितना ज़्यादा संख्या में होता है उतना मज़ा आता है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गए हैं। गणित शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन है, अच्छा लेवल पे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे अब। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन, दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो बताइएगा ऐसा कौन से क्रियाकलाप हम लोग कराएंगे जिसमें त्रिविमीय विवेचन। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखेंगे। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। चलेगा, बताइएगा। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? लाइव चैट नीचे देखिएगा, जो चैट रहता है उसको एरो रहता है, उसका ऐसे खिसकाओगे तो लाइव चैट ऑन हो जाता है। उसी लाइव चैट में आपको आंसर देते जाना है। ठीक है, चलेगा, फास्ट करेंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, स्पीड से अब इसके बाद करेंगे हम लोग। लाइव चैट ऑन कीजिए सभी, फिर स्टार्ट करते हैं। चलेगा, तो इसमें अगर हम लोग को त्रिविमीय विवेचन करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ठीक है, चौपड़ आकृतियों को पहचानने से विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना रहेगी। चलेगा, अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। चलिए जूम कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने का। भिन्न पढ़ाना, भिन्न भिन्न मतलब आपको पता होगा, बच्चों को पढ़ाना 2/3। तब कैसे समझाओगे इसको? तो क्या अत्यंत उपयुक्त है? क्विजिनेयर छड़े, गिनतारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट। तो किसका प्रयोग आप भिन्न को पढ़ाने के लिए करेंगे? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए नीचे। चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्विजिनेयर छड़े। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा, TLM में उपयोग होता है, क्विजिनेयर छड़े, जियो बोर्ड मैथ्स पढ़ाने के लिए भी होता है। सबको उपयोग पढ़ लीजिएगा एक बार। चले क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, मैं बोला था ना आपको, आप छोटा छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपका लेवल अलग है। अब आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी बुक के भरोसे रहेंगे, आपको लगेगा कि मैं बुक में तो है प्रैक्टिस सेट, टेस्ट दिलाने का ज़रूरत। ले लेते हैं 200 रुपये, उम्मीद है मार्केट में 2-4 तो ऑब्जेक्टिव वाला। ध्यान दीजिए, आप मार्केट में जो ऑब्जेक्टिव बुक खरीदेंगे वो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दे दिया रहता है, और छोटा छोटा क्वेश्चन को ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा है। अभी का लेवल अलग है ना, तो आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना है, इसीलिए बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? मैं आपको बताया था, जहाँ नहीं दिखे गोला घेर दो ताकि गलती नहीं होना चाहिए। तो गणित की प्रकृति के विषय में कौन सा सही नहीं बताना है? प्रकृति पढ़े ना हम लोग, मैं कराया हूँ आपको। चलिए पहला ऑप्शन है, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं।
तो आपको बताना है कौन सा गलत है। प्रकृति, गणित के बारे में बताइए, गणित में इनमें से कौन सा गलत है, गणित की प्रकृति कैसी है। तो इसमें गलत क्या देखिएगा, ये सही है, शब्दावली का प्रयोग होता है, विशेष शब्दावली आपको पता है एक्स बराबर वाई बराबर ऐसे करके, और जो भी प्लस माइनस ये सब विशेष शब्दावलियों का प्रयोग होता है, तो ये तो सही हो गया। तर्क कौशल करना पड़ता है, तो ये भी सही हो गया। और श्रेणीबद्ध है गणित, क्रम से चलता है एकदम, ठीक है, तो इसकी ये भी सही। तो ये गलत है आपका। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है, कल्पना के अवसर नहीं। प्राथमिक स्तर पर कल्पना करना पड़ता है बच्चों को, तभी वो सीखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पढ़ा रहे, बच्चा कहाँ से सीखेगा, उसको भी कल्पना करना पड़ता है कि 2 में 2 जोड़े तो 4 हुआ। ऐसे करके बहुत सारे गणित की जो अवधारणा है उसको छोटे बच्चों को भी कल्पना के आधार पर सिखाना पड़ता है। अमूर्त रूप में बहुत सारे को भी सिखाना पड़ता है। हालांकि वो अमूर्त को सिखाने के मूर्त से अमूर्त में जाते हैं, लेकिन है तो अमूर्त ना कॉन्सेप्ट, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, शुद्ध कथन को पहचानिए। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। और जितने लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो आप लोग को सही समय पे मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए आप शुद्ध कथन बोला है, तो बताइएगा कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। सही बात है, ठीक है, बताइए सही बात है। कोई भी जैसे एक आकृति है, चाहे गोल है चाहे किसी है, अब इस परिमाप आपको पता चलेगा, उसके जो किनारे किनारे रहते हैं उसको परिमाप बोलते हैं। तो कोई भी आकृति रहेगा उसी से ही तो परिमाप को निर्धारण होगा। कहीं छोटा आधा गोला ले लिया तो आधा उसका परिमाप आएगा, पूरा गोला लिया तो पूरा आएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा, पहला तो सही हो गया। अगला, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। चलिए बताइए कौन सा सही है, जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर तो मैं आपको पहले ही बता दिया था, ऑप्शन नंबर ए ही शुरू में बोल दिया था। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, जैसा आकृति रहेगा उस हिसाब से उसका परिमाप आएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जिसका क्षेत्रफल समान है उसका परिमाप समान होगा, ठीक है, क्योंकि कई चीज़ का ऐसे का त्रिकोणा वाला बना रहता है, जिसका क्षेत्रफल तो कम आएगा, त्रिकोणा है, लेकिन परिमाप लंबा है तो उसका परिमाप तो उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। और कहीं तो चौड़ा रहेगा तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा। तो परिमाप ये जरूरी नहीं रहता ना, ये तीनों चीज़ें जरूरी नहीं है, लेकिन ये 100% कन्फर्म है कि किसी आकृति का जो आकार है उसके परिमाप का निर्धारण करता है, जैसा आकार रहता है उस हिसाब से परिमाप। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि इसमें कई ऑप्शन सही है, ये भी सही लगेगा ये भी सही लगेगा, लेकिन इसमें आंसर आपका ए आएगा। इसको और अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। देखिए मैं जैसा क्वेश्चन बनता है व्यापम लेवल का बड़ा बड़ा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यूट्यूब में भरा पड़ा क्वेश्चन है, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। क्रम सूचक, क्रम के सूचक के भाव में हुआ, बताइएगा। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों की कई समूह हैं। मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 सदस्य है। तो इसमें बताइएगा जो 3, तो देखिए इसमें भी 3 आया है, यहाँ पे भी 3 आए, यहाँ पे भी 3 आए, यहाँ पे भी 3 आए, लेकिन इस 3 का अर्थ हमको क्रम सूचक के रूप में, जो क्रम बता रहा होगा। चलिए देखिए ध्यान से सोचिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, और डेली जुड़ जाया करें 9 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बैच से नहीं जुड़े जुड़ जाइए, बार बार मौका नहीं मिलेगा आपको, 33 बार पहली बार और आखिरी बार मान के चलिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको पढ़िए ध्यान से, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। क्रम बता रहा है, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरी मंजिल, तो 3री मंजिल पर रहता हूँ बोल रहा है। इस डिब्बे में 3 पेंसिल बोल रहा है, क्रम थोड़ी बता रहा है, 3 है बोल रहा है, संख्या बता दे रहा है 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे बता रहा होगा कि पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, क्रम से बता रहे हैं ना, लाइन से, 3रे मंजिल पे रहता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ 3 कमरा है बोला, तो क्रम थोड़ी बता, 3 ही कमरा है, वो बोलता है कि मैं 3रे नंबर के कमरे पे हूँ, तब आता क्रम, ठीक है। अब प्रत्येक समूह में 3 टीम है, तो ये भी क्रम नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा होगा आपको, लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। पूरा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपका ऐसा प्रैक्टिस हो, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, चलिए पहले पढ़ते जाते हैं, फिर जूम करूंगा ना, पूरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन बताइए। शुद्ध कथन बताना है ना, त्रिभुज के बारे में बताना है हमको। प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 तक के बच्चों को ध्यान रखिए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृति भी प्रस्तुत करानी चाहिए। मतलब आप त्रिभुज आपको पढ़ाना है तो त्रिभुज के साथ साथ आपको बाकी अन्य आकृति जैसे गोल है, शंकु है, ठीक है, चौकोन है, आयत है, ऐसा करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं बताइएगा आप लोग। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है
पहले सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। पहले परिभाषा बता दो फिर उसको दिखाओ, ये बोल रहा है। अगला, संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज की प्रस्तुति करानी चाहिए बोल रहा है। केवल समबाहु त्रिभुज पढ़ा रहे बोल रहा है, त्रिभुज हो गया बोल रहा है। बच्चों के समझ विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ये बोल रहे त्रिभुज पढ़ा रहे तो आप त्रिभुज ही बताओ ना भैया, समबाहु त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज, बाकी गोला चौकोन ये क्यों बताओगे, ये बोल रहा है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। छोटे बच्चों को लेकर आप पढ़ाते होंगे, कई हमारे टीचर जुड़े होंगे, ठीक है, सहायक शिक्षक में चयनित जो टीचर भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, या सहायक शिक्षक में ही अपने घर के आसपास हो जाए। तो बताइए इसमें से कौन सा आप पढ़ाते होगे, तो क्या आप प्राथमिकता देंगे। तो इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, सीधा ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज के साथ अन्य आकृति भी प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि बच्चा तुलना कर पाए कि हाँ ये ऐसा त्रिकोण है, तीन कोण वाला समोसा जैसे, तो ये त्रिभुज है। और ऐसा गोला वाला दिखाओगे, नहीं ये त्रिभुज नहीं है, ये चौकोन वाला ये भी त्रिभुज नहीं है, इसके तीन भुजा है, तीन कोण है, तो ये त्रिभुज है, ताकि इससे तुलना कर पाए। नहीं तो आप बच्चे को बस त्रिभुज दिखा दिए रहोगे और आयत को दिखा दोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये क्या है, ये भी त्रिभुज थोड़ी है बोल के। तो लेकिन दोनों को एक साथ पढ़ा दिए रहोगे, ये त्रिभुज है लेकिन ये नहीं है करके बता दोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां आपके इसी में देखिए, मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन लाया, जैसा पेपर में आता है वैसा। ठीक है, कोई धोखा वाला काम नहीं होना है यहाँ। यूट्यूब में आधा से ज़्यादा धोखा वाले रहते हैं ना, जो आ गए बस यूट्यूब में व्यू कमाने के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन करा लिए, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। छोटा छोटा क्वेश्चन मजा आया करके देख के चले गए, पेपर में आया बड़ा बड़ा क्वेश्चन और वहीं पर। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन बताना है। फिर से बताना है आपको, गणित के पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार क्या है उस सही कथन। 4 ऑप्शन आपके सामने पढ़िए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में बनना है। मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल और मापन ये दोनों को केवल हमें उच्च प्राथमिक मतलब 6वीं 7वीं में पढ़ाना चाहिए बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं पढ़ाते क्या पहली से 5वीं में क्षेत्रफल। अगला, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। डाल सकते हैं क्या बीजगणित, मतलब समझ गए ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई ये सब वाले पूरा बीजगणित, एक वर्ग घन ये सब। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं, प्राथमिक शाला में भी देते हैं ना, एक रोटी को तोड़े आधा रोटी ऐसा वाला। चलिए बताइएगा आप लोग। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो पहली से 5वीं लेवल के लिए है ये क्वेश्चन। बताइए इसमें से कौन सा सही है। केवल एक ही तो सही है, बाकी 3 गलत है। दिमाग लगाइए, सोचिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको लगेंगे कि सभी सही है, समझ में ही नहीं आएगा, घटना कहाँ घटित हो जाएगी और गलत बना के आ जाओगे। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ 699 रुपीज़ हमारा फीस है सहायक शिक्षक, 799 रुपीज़ आपका शिक्षक है। ये जब तक के लिए है, ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए। आपका 7 महीने 8 महीने चलेगा, 100 रुपये भी महीना नहीं पड़ रहा है। आप कहीं अभी होटल में खाना खाने जाओगे तो भी आपका 120 और 200 रुपये प्लेट में आप बिरयानी खा देते हो। इसीलिए मैं बैच लेने बोला हूँ, ताकि आपका परफेक्ट व्यापन में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। चलिएगा जल्दी बताइए, इसका आंसर बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, बाकी प्राथमिक उच्च प्राथमिक को देना गलत है। आप प्राथमिक शाला में भी क्षेत्रफल पढ़ाते हैं हम लोग, ये हथेली वथेली के नाप के बताते हैं नहीं, इतना हथेली में आ रहा है मतलब ये क्षेत्रफल के आधार पे। भिन्नों की संकल्पना भी हम लोग प्राथमिक स्तर पर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर भी समझाते हैं कि ये रोटी पूरा गोल है। वो गाना नहीं चलता है, मम्मी की रोटी गोल गोल, ऐसा वाला सिखाते हो ना बच्चे लोग को, आधी रोटी पूरी रोटी गाना है। और उसके बाद ये भी परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, तो ये गलत है। ऋणात्मक वाला नहीं देते हम लोग बच्चों को प्राथमिक में। तो केवल सही है, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ठीक, चलेगा अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, समय लग रहा है, लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तब आपका पेपर आसान जाएगा। चलिएगा, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे कि बच्चा ने क्या गलती किया, बताइए। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, कैसे उनकी गलती को ठीक करोगे। उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। देखिए आप लोग को इतना जरूरी रहता है ये सब चीज़ पढ़ना। आज अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये इसका सही में उपयोग करोगे आप। अगर आप ईमानदारी से एकदम सही सिलेबस बनाए
और टेट भी इसीलिए रखा गया है ताकि आप इन सब क्वेश्चनों से, इन सब के बारे में पढ़ के जैसे ही सिलेक्शन हो आप इन सब का प्रयोग करें। इसीलिए एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी वो सफल हो पाएगा अपने कर्तव्य में। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, उन्हें हम लोग मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिएगा विनिमय नियम कैसे समझाओगे, इसके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैं इसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रमांक नहीं लिखा है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो प्रतिचित्रण क्यों दिया है प्राथमिक विद्यालय में? त्रिविमी विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। तो बताइए कौन सा आएगा? ए, बी, ए, डी करके दिया हुआ ऑप्शन। प्राथमिक कक्षा में प्रतिचित्रण का परिचय देना है। चलिएगा बताइएगा। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी। ठीक है, तो गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम के प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो त्रिविमी विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, समझ में नहीं आया होगा, बस इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि ऐसे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाते हैं। आप कहीं भी किसी भी बुक में आप थ्योरी पढ़ लीजिए, नहीं मिलेगा आपको ये सब। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी जो प्रसिद्ध है मेन 2-4 बुक निकाल देते हैं, तो बुक को ले लेते हैं आदमी 200-250 रुपये का, लगता है उनको कि तैयारी करें, हम बुक पढ़ रहे हैं करके, और उन्हीं का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पीछे में दिया रहता है, उनको लग जाता है कि हम लोग तो पूरा तैयारी करके बैठे हैं करके। तो धोखा में मत रहिएगा, अभी से आप लोग ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जो आपके पेपर के लेवल के हो, नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिएगा। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किस साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो किसका हम लोग प्रयोग करके ये चीज़ दिखा सकते हैं कि दो विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा, टाइल्स, इन चारों में से किसका किसका प्रयोग करके हम लोग ये दिखा सकते हैं? क्वेश्चन पढ़िएगा थोड़ा। चलेगा, जल्दी बताएंगे, जल्दी सभी लाइव चैट में आंसर दीजिए और अंतिम तक बने रहिएगा ना। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और लगातार क्लास कर रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने जो भी परिचित होंगे आसपास सभी को बैच से जोड़िए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर पाएँ और हमारी टीम और एनर्जी महसूस करे। लगभग अभी हमारे पास 600 से 700 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उनकी क्लास चल रही है, लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट ख़त्म भी कर चुके हैं। बार बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम लोग, इतने सारे प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका पूरा एकदम दिमाग काम करने लगेगा। चलेगा, जल्दी बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी और डी, ग्राफ पेपर और टाइल का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, कि उसका क्षेत्रफल समान हो सकता है करके समझाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ से एक क्वेश्चन बनता है, मैं बार बोल रहा हूँ, एक बनेगा या दो बनेगा एनसीएफ का। ठीक है, एनसीएफ वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे गणित विषय को लेकर, हिंदी विषय को लेकर, आप जिस भी विषय के बारे में पढ़ेंगे उस विषय को एनसीएफ से जोड़ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है बोला है। फिर नहीं शब्द देखिए, मतलब गोला घेर लेना। ठीक है, आपसे गलती नहीं हो रहा तो भी घेर लेना। ठीक है, चलेगा। क्या क्या रहता है प्राथमिक विद्यालय में, कौन सा शामिल नहीं बताना। सम्मिति रहता है क्या, प्रतिरूप रहता है क्या, अभी पढ़े प्रतिरूप वाला, अनुपात, चौपड़। तो बताइएगा इसमें से कौन सा आपके प्राथमिक विद्यालय में शामिल नहीं रहता, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, जो अनुपात वाला है ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर में चालू होता है। ठीक है, 6वीं 7वीं क्लास में चालू होता है अनुपात। बाकी आपका सम्मिति है, ठीक है, प्रतिरूपण है, चौपड़ है, ठीक है, टाइलिंग बोलते हैं उसको। ये सभी चीज़ें रहते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं जी। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, जल्दी से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? बताइएगा, आपको बताना है कि 1/4 1/3 से छोटा है। नहीं बच्चा क्या बोलेगा कि सर यहाँ पे तो 4 है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है 1/3। तो उसको आप समझाना है आपको, तो कैसे समझाओगे? कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके,
डाइनिस ब्लॉक्स का प्रयोग करके, संख्या चार्ट का प्रयोग करके, या लघुत्तम समापवर्त विधि का प्रयोग करके। चलिए बताइए किससे आप समझाएंगे 1/4 1/3 से छोटा है। चलिए जल्दी आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए तभी मजा आता है ना। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, कागज की पट्टियों का प्रयोग करके। ठीक है, आप कागज की पट्टी का प्रयोग करेंगे, उसको काट करके दिखाएंगे आप फिर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में, कागज की पट्टियों का प्रयोग करके हम बताएंगे कि 1/4 1/3 से छोटा है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फिर से बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया। सब हम लोग प्रैक्टिस सेट में बहुत शानदार क्वेश्चन बनाए थे, अभी हो सकेगा तो आपको बाद में फिर से पेपर से 1 से 1.5 महीने पहले आपको प्रैक्टिस सेट फिर देंगे। ये सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन हम लोग ने बहुत शानदार तरीके से किए थे, 99 रुपीज़ में आपको दिए थे पिछले साल। फिर से उसको अपडेट कर रहे हैं, बाद में उसको मिलेगा। अभी आप लोग को पूरा भी 6-7 महीने आपको हमारे बैच के साथ प्रैक्टिस करना है। चलिए, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। फिर से नहीं है बोला है ना। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। क्या बोल रहे, ध्यान सुनिए। अध्यापक के सीखने वाले, अध्यापक का बात कर रहे हैं ना, सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। अगला, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होता है, क्या होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। गणित के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो कौन सा सही नहीं है, चारों ऑप्शन आपके सामने, कौन सा गणित विषय के संबंध में सही नहीं है बताना है। चलिए जल्दी देखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। बाकी 3 सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, ये वाला तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो ऐसा नहीं है, स्वाभाविक नहीं होता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन सभी नहीं कर सकते, उनको 0 लेवल से बच्चों को सिखा कर उठाना पड़ता है। ठीक है, स्वाभाविक थोड़ी जाता है, सब उत्कृष्ट प्रदर्शन थोड़ी कर पाएंगे। बाकी सभी चीज़ सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। आपको बताना है त्रिविमीय समझ, 3D की बात कर रहे हैं, 3D। ठीक है, 2D 3D पढ़े हो ना, 3D जिसमें एक्स वाई जेड एक्स तीनों रहता है, 2D में एक्स अक्ष और वाई अक्ष रहता है। तो आपको 3D की समझ बताना है। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन पढ़ेंगे। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, बोतल के ऊपरी हिस्से को चित्रित करना। तो कौन सा इसमें 3D के अंतर्गत आएगा। चलिए देखिए, आराम से पढ़िए और बताइए। देखिएगा, मानचित्र में हम लोग दिखा दे, मतलब एक पेज रहता है तो उसमें दिखा देते, ये 2D हो गया, एक्स अक्ष होगा, वाई अक्ष हो गया। ठीक है, इसमें जेड अक्ष तो रहता नहीं। चंद्रमा का उदय होने के समय लिखेंगे, लिखना मतलब तो सब 2D में लिखाता है। ठीक है, संख्या रेखा पर भी निरूपित करेंगे, वो भी 2D रहेगा। लेकिन अब हमको बॉटल बनाना है, उसके ढक्कन को ऊपर साइड, तो देखो ऐसे बनाएंगे तो एक साइड ही दिखेगा। अब हमको 3D का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि उस साइड भी दिखे। तो 3D का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करने में 3D का प्रयोग हो रहा है। ठीक है जी, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिएगा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन लग गया है। सारे बड़े बड़े क्वेश्चन लिए तो आपका दिमाग खेलने लगे। चलेगा, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछित प्रक्रिया पहचानिए। अब आपको ज्यामिति पढ़ाना है, ज्यामिति मतलब जानते हो ना। ठीक है, तो आपको ज्यामिति पढ़ाना है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे प्राथमिक लेवल पे बताना है। चलेगा, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखा दें कोशिश। चलेगा, पहले पढ़ लेते हैं, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन देख लेते हैं। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए, परिभाषा देना है क्या पहले, और उदाहरण दिखाए जाने चाहिए। ये प्रक्रिया अपनाएंगे क्या ज्यामिति के लिए, छोटे बच्चों के लिए। दूसरा है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। ठीक है, तीसरा है, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मतलब हमको शब्द संग्रह नहीं करना है, ये बोल रहा है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना। कुछ समझ में नहीं आया होगा
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। हालत ख़राब कर देते हैं पेपर में, आप बैठोगे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपका समय नहीं रहता सोचने का। बताइए कोई आंसर इसका, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इस सबसे उपयुक्त विषय क्या होगा, सबसे उपयुक्त क्या तरीका होगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। मेन वर्ड है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है बच्चों को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं समझा सकता, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपका ऑटोमेटिक होते जाएगा। अभी यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे होंगे आपके घर में, आपके पास जो भी बुक होगा उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होंगे, तो अब आपका बेहतर तैयारी हो रहा है। अब बस उसमें पढ़ लिया आगमन निगमन ये सब ऐसे नॉर्मल वाला क्वेश्चन, तो अब गया आप जमाना। ठीक है, चलेगा अगला। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। अब दृष्टिबाधित छात्रों को ध्यान में रखकर आंसर दीजिएगा। आपकी क्लास है, आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहाँ दृष्टिबाधित छात्र है, अब उसकी आवश्यकताएं क्या क्या रहती है उसको समझोगे, फिर उसको पूरा कैसे करोगे ये बताना है। चलिए 4 ऑप्शन देखिए आप लोग। चलेगा, क्या करेंगे आप बताइए, कैसे पढ़ाएंगे उनको। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे क्या, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्र के साथ बैठा देंगे, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे। चलिए, मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जहाँ दृष्टिबाधित छात्र रहेंगे उनको हम लोग शिक्षा अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे उनके लिए। ठीक है, जैसे आपका ब्रेल लिपि हो गया, ठीक है, ठीक है, ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं, उनके लिए अलग से सरकार उपलब्ध कराती है विद्यालयों में, ताकि उनको उन्हीं के साथ जो नॉर्मल बच्चे उन्हीं के साथ बैठा के कुछ वैकल्पिक प्रणालियों के माध्यम से उनको सिखाया जाए। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। संरक्षण, मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन। तो निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं, आपको बताना है। थोड़ा समझिए क्वेश्चन को। प्रारंभिक संख्या संकल्पना, संरक्षण, मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मापन। ये नहीं है ना, बाकी आपका संरक्षण, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन ये आता है प्रारंभिक संख्या संकल्पना के अंतर्गत। ठीक है, तो संख्या संकल्पना के अंतर्गत गणितीय संक्रिया में वर्ग, संरक्षण, वर्गीकरण, आकलन, पक्षांतरण ये सभी क्रियाएं आती है ना, इसका ध्यान रखेंगे। चलेगा अगला क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा आप लोग को बोर लग सकता है आज की क्लास, लेकिन अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो इस लेवल पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करके तैयार करना है। अभी समय है ना, तो सब प्रकार क्वेश्चन करना है। चलिए, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बोला ना, कौन सा क्वेश्चन कथन सही है। पहला, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये शुद्ध अशुद्ध बताना है आपको। ठीक है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें दोनों ही शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ए और बी दोनों ही शुद्ध है। जो संख्यांक होता है ना, वो किसी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक होता है। ठीक है, किसी संख्या दो का प्रदर्शित करने के दो ऐसे लिखते हैं, तो ये संख्यांक कहलाता है। किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं उसको संख्यांक कहते हैं। ठीक है, चलेगा। और ध्यान दीजिएगा, हमारा जो बैच चल रहा है, जिन लोग अभी तक नहीं जुड़े होंगे, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये ऑफ़र केवल अभी होली तक है। होली के बाद ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। जो ये वाला ऑफ़र है, ये वाला तो कराना ही है, तो बस ऐसी ऑप्शन में मैं दे दिया था एक बार, सिलेबस आपको कराना नहीं है, 1.5 महीने में हम छोड़ देते हैं। ये आपका पूरा परीक्षा तक रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा, जब तक पेपर नहीं होगा उतने बार, जब तक सिलेबस आपको चलते रहेगा, चाहे 10 बार सिलेबस हो जाए, हम लोग कराते रहेंगे, आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा कंटिन्यूटी बना कर रखेंगे। सहायक शिक्षक केवल 699 रुपीज़ में आपका पूरा अनलिमिटेड है। पिछले साल भी हम लोग तैयारी किए थे, 200 प्लस सिलेक्शन हुआ है, आप लोग देखते ही होंगे, कम्युनिटी पोस्ट में भरा पड़ा है। ठीक है, शिक्षक का है आपका 799, और मैं यही प्रीफर करता हूँ, आप दो सब में से केवल मैं बोलता हूँ कि 1299 वाला बैच आप सभी लीजिए। चाहे आप किसी का भी तैयारी आप कर रहे हो, चाहे आप केवल बीएड वाले हो, आप केवल वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हो, फिर भी आप 1299 वाला लीजिए, ताकि आपका 2 सब्जेक्ट चले।
ठीक है। जैसे अभी आपका गणित शिक्षा शास्त्र चल रहा है वर्ग 2 में, वर्ग 3 में आपका हिंदी चल रहा है, तो दो दो सब्जेक्ट होगा। फिर इसमें आएगा क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, लेवल वही है दोनों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, जल्दी से देखेंगे। तो जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अभी करवा ही लीजिएगा आज ना। 75 83 86 44 61 है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा और तत्काल करवा लीजिए। और किसी को अगर फीस का समस्या होगा, बाकी होना तो नहीं चाहिए क्योंकि लाखों रुपये खर्चा कर डेट वेट किए, अगर रेयर चांस किसी को फीस का समस्या होगा तो एक बार मेरे से बात कर लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ हो सके तो कुछ व्यवस्था बनाएंगे, ठीक चलेगा। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो गणित में प्रश्न हल करने का कौशल कौन सा आपको बताना है। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, अगला ऑप्शन है कंठस्थ करना, अनुमान लगाना, चित्रांकन करना, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। इसमें कौन से गणित कौशल के अंतर्गत आता है। रट लेना तो ये ऐसी गलत होगा, निगेटिव पॉइंट। चलिए बताते जाइएगा। और जल्दी बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणित कौशल के अंदर क्या क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, एक्स वाई जेड जो मानते हैं ना, माना एक्स बराबर इतना, ये चर होता है, चर का प्रतिरूप देखना, ये तीनों गणितीय कौशल के अंतर्गत आता है। कंठस्थ करना है, यहाँ पे गलत हो गया। टूटी विधि ये भी गलत हो गया, कंठस्थ करने ये भी गलत हो गया। एक बार टूटी विधि को ले सकते हैं, लेकिन कंठस्थ जहाँ याद करना, कंठस्थ करने निगेटिव पॉइंट है। आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा तो भी आप देखोगे जाने रटना आ गया गलत, कंठस्थ करना गलत, कंठस्थ करना गलत, ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, आज ज़्यादा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ, मैं बोला था ना इससे क्वेश्चन आते हैं। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम बताइए कैसा होना चाहिए। गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तो बताइए प्राथमिक शाला में अगर आप पढ़ाते होंगे तब आपको ये पता होना चाहिए, आपको एनसीएफ की पूरी जानकारी होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्लास में एंटर किया करें, ठीक है। पूरा आपको निर्देश दिया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, सब चीज़ एक बार आप जरूर उसको गहन अध्ययन करेंगे। चलिए बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो गणित का जो पाठ्यक्रम है, गणित का पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, ठीक है जी। चलिएगा आगे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 0.2 इसको गुणा करेंगे तो आएंगे 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है, बताना है आपको। अब दशमलव वाला गुणा करना है तो कैसे आप गुणा करेंगे, संख्या चार्ट से समझाएंगे क्या उसको, ग्राफ पेपर से, या डायनिक्स ब्लॉक से, या टेलर का गिनतारा। अब ये क्वेश्चन एक और बन गया, गिनतारा किसने दिया, टेलर ने दिया, यहाँ से पता चला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नया क्वेश्चन है, गिनतारा गिनतारा पढ़ते हो लेकिन दिया किसने, तो ये पता चला है कि टेलर ने दिया है, ठीक है। चलेगा बताइए जल्दी। तो बिल्कुल आपको दशमलव वाली संख्या के गुणनफल की संकल्पना को समझाना है तो आपको ग्राफ पेपर का यूज़ करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर पर आप प्रस्तुतिकरण करके दिखाएंगे उसको, ठीक है जी। चलेगा अगला क्वेश्चन, आज की क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है, 10 मिनट और कर लेते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताइएगा। हर कोई गणित सीख सकता है क्या, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ठीक है। तो ये होता है क्या, लड़कियां लोग कमजोर, बताइए तो। ऐसा बोलते हैं हर जगह कि लड़कियां गणित में कमजोर होती है, नहीं होता ना, तो ये गलत हो गया। कठिन विषय क्या, नहीं है, कठोर अभ्यास नहीं है, तो सही भी हो गया। हर कोई गणित सीख सकता है, तो आपको भी गणित सीखना है। जितने लोग आप लोग कमेंट करते हो सर हम लोग तो आर्ट्स वाले हैं, हम लोग तो पढ़े नहीं गणित, सर गणित बनता नहीं, तो फिर आप गलती कर रहे हो, आप भी सीख सकते हो। आप हमारे साथ सीखिए ना, आपको टारगेट देंगे एक चैप्टर का, एक चैप्टर को आप बनाइए, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़िए, जरूर बनेगा आपको, प्रैक्टिस इतना करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दबा क्वेश्चन कर रहे हैं बढ़िया लेवल पे, जितने भी क्वेश्चन बच गए थे टेस्ट सीरीज से वो सारे क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी बचा हुआ है ना।
आज थोड़ा संडे हो जाता है ना, तो संडे को क्या है जो कंप्यूटर ऑपरेटर है ये सब लोग नहीं आते, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए रिजल्ट अभी नहीं बन पाता है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े हो ना, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। तो शिक्षक ने क्या प्रयोग किया, ये जो पूरा ये विधि बताया ये कौन से के अंतर्गत आएगा? व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। चलिए बताइए, ऐसा प्रोसेस करके बच्चा क्या मतलब टीचर क्या पढ़ा रहा है बच्चों को? पाइथागोरस प्रमेय, उसका पूरा विधि ये है। ये विधि किसके अंतर्गत आ रहा है? व्याख्यान कर रहा है क्या, प्रयोगशाला की, आगमन की, निगमन? बताइएगा, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने आगमन विधि का प्रयोग किया। ठीक है, आगमन विधि के अंतर्गत सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। ठीक है जी, इसी विधि का प्रयोग टीचर ने किया है, तो ये आ जाएगा आपका आगमन विधि। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं को और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए संकल्पना मानचित्र, तो आप इसके बारे में पता करके आइएगा, खोज के आइएगा, पढ़ के आइएगा। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिएगा, ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है, डी वाला सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी नहीं सही है, बाकी संकल्पना मानचित्र के बारे में ये सब सही है, पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं, सीजी टेट में भी ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याओं को घटाया, 83 में से 27 घटाया 64 आ गया। वो क्या क्या उल्टा घटा दिया, 7 में से 3 गया तो 4 लिख दिया। ठीक है, फिर 8 में से 2 गया तो ऊपर से फिर इसको कर दिया 64 लिख दिया। ठीक है, ऐसे क्या घटा दिया बच्चा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध करा रहा है? बताइएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया को जानता है, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। तो बताइए, बच्चा वैसा गलती कर रहा है, किसी को ऊपर से किसी को नीचे से घटा दे रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? चलिए बताइएगा आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चा ऐसा गलती कर रहा है तो वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, तो उसके धारणा को ठीक करना है। ठीक है, चलेगा, आज के क्वेश्चन यहीं तक था। तो अब आपको 2-3 काम करना है। सबसे पहले काम करना है आपको तुरंत इसको शेयर कर देना अपने व्हाट्सअप स्टेटस में। सभी लोग के स्टेटस यहाँ दिखता है, तो मैं बार बार बोलूँगा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आप लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप शेयर करेंगे, 2-4 बच्चे हमसे जुड़ेंगे तो हमारी टीम को और एनर्जी मिलेगा। जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतने जोश के साथ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और हर बेहतर प्रयास आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो इस बात को अपना कर्तव्य बना लीजिए कि हम लोग सर के क्लास को, टेस्ट बैच को कंप्लीट, जो हमें टारगेट टॉपिक बैच है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि सर और मेहनत कर पाए हम लोग के लिए। तो आपको क्या करना है, स्टेटस में लगा दीजिएगा। ठीक है, और अपने आस पास जो भी परिचित होंगे, घर परिवार रिश्तेदार, सबको बता दीजिएगा कि समय नहीं है, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे बैच में रहेंगे उतने ज़्यादा कंपटीशन आपको इसी लेवल पे पता चलेगा यहीं। और जो अंतिम में गलती होता है, व्यापकों के रिजल्ट आने के बाद रैंक आ रहा है आपको 50,000 60,000, वो गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ये हमारा नंबर है, नोट कर लीजिएगा। जो नए होंगे 75 83 86 44 61। ध्यान दीजिएगा, जो ये ऑफर है 699 799 1290, ये लास्ट डेट है, 2 दिन और है। दीपावली के जस्ट अगले दिन इसको ख़त्म कर देंगे। सभी बैच में यहाँ पे लिखा जाएगा 999 999, ये हो जाएगा 1998। ठीक है, तो देख लीजिएगा लास्ट समय, बाद में फिर मत बोलिएगा। और बाद में आप जुड़ेंगे तो भी आपको ज़्यादा फीस लगता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, जुड़ जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई बड़ा फीस नहीं है ये, हमको बस आपका सिलेक्शन चाहिए, हमको भी नंबर ऑफ सिलेक्शन चाहिए। इस बार दबा के, इस बार 200 का था, इस बार 1000 का टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
कल अच्छे से होली मनाइएगा। एडवांस में हैप्पी होली आप सभी को। ठीक है, और आप आज आज आप किसी भी दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो उस दिन भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये वीडियो पुराना है तो बैच अब तो चालू हो गया होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप जिस भी दिन हमारा बैच देख रहे हैं उस दिन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच ऐसा रहता है कि आप जिस भी दिन ज्वाइन करोगे उस दिन से लेकर आपका पूरा एग्जाम तक चलता है। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा।